हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। भारतवर्ष की अगर हम बात करें, भारतवर्ष और वर्ष कुंडली, थोड़ा पहले आप इसको समझाइए। हॉलीवुड है जो, वहाँ पर जो कुछ सेलिब्रिटीज हैं उनकी डेथ हो सकती है। कोई पूर्व प्रधानमंत्री जो भी हैं उनकी मृत्यु हो सकती है अगले वर्ष। एआई तो अपने आप को हमेशा डेवलप करता रहता है, सुधार उसमें होता रहता है। फिर मुझे अंकित अग्निहोत्री जी की क्या जरूरत है? एआई के पास एक चीज नहीं होगी। यहाँ पर सबसे बड़ी जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में इस टाइम दुविधा चल रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशंस नहीं है। आप जहां पहुंचिए, जिस छोटे मंदिर बड़े मंदिर के दरवाजे पर पहुंचिए, तो पंडित ये कह के डराते हैं कि यहाँ अगर मत्था नहीं टेका तो यात्रा अधूरी है। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति आज की डेट में बिना किसी पैसा खर्च के बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतनी अव्यवस्था का शिकार हो जाएगा, हो सकता है उसके बाद कोई मिसहैपनिंग भी हो जाए, हजारों लोग मारे जा सकते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में भीषण लैंडस्लाइड या बाढ़ आने का संकेत है। हमारे नाम का इतना इम्पैक्ट होता है और हमारे मरने के बाद भी वो नाम ही चला आ रहा होता है। एस्ट्रोलॉजी में किसी नाम की आवश्यकता होती ही नहीं है कभी भी। अपनी आस्था पर भरोसा रखिए और जो लोग आपकी आस्था और विश्वास के साथ खेल रहे हैं उनसे बचिए। कोई बड़ी ट्रेन दुर्घटना या हवाई दुर्घटना भी होने के चांसेस हैं। कुछ देश हैं जहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो गए। इंडिया में भी फिर से वो चीज़ें हो सकती हैं। सीमा पर तनाव की स्थिति बढ़ सकती है। काला कोट, सफ़ेद कोट, एस्ट्रोलॉजर, इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही बेहतर है। हम जो इतने बड़े बड़े मंदिरों में, धाम में दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ क्या दान पेटी में फिर हम कुछ ना डालें? क्रूर ग्रह आपको ज्यादा चीजों को दिला पाते हैं, वो चाहे शनि है, चाहे राहु है, केतु है। कलयुग के देखिए राजा माने गए शनि, राहु, मंगल। 11th हाउस में अगर ये जा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति की जो इनकम्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, कोई छीन नहीं सकता। 5 जून 2026 तक योगी आदित्यनाथ जी केंद्र में रहेंगे। टाइम शुरू हो चुका है। हाँ। कभी भी योगी जी दिल्ली आ सकते हैं और किसी बड़े कैबिनेट पोस्ट, खासकर रक्षा मंत्री जैसी पोस्ट को वो ले सकते हैं। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। ये हुआ तो क्यों हुआ, ये ना होता तो कैसा होता। आपके जीवन में जो भी चीजें चल रही हैं उन्हें लेके तमाम तरह के सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे। अब 2025 खत्म होने वाला है, 2026 में क्या होगा, सितारे बदलेंगे तो वो आपके लिए क्या लेके आएंगे, इस तरह के तमाम सवाल हम सब के होते हैं। आज उन्हीं का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। ये वाकई क्या प्रिडिक्ट कर पाना संभव होता है, या ये सारी चीज़ें जो भी आपके जीवन में घटित हो रही हैं वो एक्सीडेंटल हैं? ये भी आज के पॉडकास्ट में आपको पता चल जाएगा। आप जितने ज्योतिषीय पॉडकास्ट देखते हैं उन सब की रेमेडीज आपके लिए बनी है या फिर नहीं बनी है, ये भी आज हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं, आप उन्हें टेक ऑफ विद एसकेटी में एक बार नहीं 2 बार देख चुके हैं। बहुत प्यार आपने बरसाया उन पॉडकास्ट के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। पर 2 पॉडकास्ट के बाद मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि देवी सरस्वती की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त है। शायद यही वजह है कि वो जितनी भी भविष्यवाणी करते हैं वो सब सटीक बैठती है। पहले की 2 पॉडकास्ट में हम ये देख चुके हैं, लेकिन आज खालिस हम मिथ बस्ट करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, और तमाम तरह की ज्योतिषीय चीज़ें जो मार्केट में चल रही हैं उनकी सच्चाई आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से मिलकर के हम स्वागत कर लेते हैं। भारतीय विद्या भवन से गोल्ड मेडलिस्ट वो रह चुके हैं, ज्योतिष की पढ़ाई उन्होंने की है। अंकित अग्निहोत्री जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है अंकित जी। नमस्कार मैम, और सभी दर्शकों व्यूअर को मेरा नमस्कार। और आज इस पॉडकास्ट की शुरुआत भी हम रामचरितमानस की एक पंक्ति से करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सब के अंदर जो भगवान राम और सीता विराजमान हैं उन सबको मेरा नमन और प्रणाम। और इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत करता हूँ कि भगवान राम की प्रेरणा से कुछ ऐसी चीज़ें मेरे माध्यम से आप तक पहुँचे जो आपके जीवन को
बेहतर कर सकें, इस पॉडकास्ट का एक यही प्रयास है। तो अंत तक जुड़े रहिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ रहेंगी। लेकिन प्रभु श्री राम और सीता जी हम सब के अंदर विराजमान हैं। बिल्कुल विराजमान है। देखिए, डायरेक्ट प्रूफ है। ये कहते हैं ना कि भगवान सो गए हैं, जब तक यहाँ पर एक टिक टिक की आवाज़ आ रही मशीनरी की, भगवान आपके साथ हैं। भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया। अरे जिस दिन साथ छोड़ देंगे, यहाँ से आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। यहीं पर भगवान विराजमान है। जैसे कि हिरन कस्तूरी ढूंढता रहता है आपका, ठीक है, मृग, लेकिन उसको नहीं पता उसी के अंदर है, इसीलिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं। इंसान के अंदर ही देवता है, इंसान के अंदर ही शैतान है, इंसान के अंदर ही राम है, इंसान के अंदर ही रावण है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। तो राम हम सबके मन में है। बस हमें अपने अहंकार, लोभ, तृष्णा, ईर्ष्या रूपी रावण का दमन करना है। राम हमारे जागृत हो जाएंगे। आज के पॉडकास्ट में कोशिश ज़रूर हमारी ये रहेगी, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा मुश्किल हो गया है आज के समय में। ईर्ष्या, लोभ, इन चीज़ों का मिटा पाना हम तो मुझे लगता है आगे ही आज के समय में इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोभ है मन में, फिर उसको पाने के लिए हम आगे बढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लोभ है, इसीलिए देखिए आपकी एस्ट्रोलॉजी भी देश काल पात्र के हिसाब से बदलती रहती है। जब एस्ट्रोलॉजी में बताया गया था कि कुंडली का 159 यानी जो धर्म त्रिकोण है ये ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, जुपिटर उच्च का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो आप एक अच्छे इंसान हैं। आज की डेट में बोला गया है कि आपके जो पाप भाव बोले गए 3, 6, 11 ये मजबूत होने चाहिए। 3 क्या है, आपको लड़ने की ताकत दे रहा है, एफर्ट्स, प्रयास। छठा आपकी कम्पिटेटिव स्किल्स, 11 उससे जो आपको रिसीट होना है। तो आज की डेट में तो जो डेबिलेटेड प्लैनेट है नीच की, वो ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। अगर किसी का उच्च का बृहस्पति, तो सिद्धांतवादी होगा वो गलत काम के लिए समझौता नहीं करेगा। सूर्य उच्च का है, वो सिद्धांतों के आगे अपना पद भी त्याग देगा। नीच का ग्रह है, राहु है, मैनिपुलेशंस जानते हैं। नीच का बृहस्पति है, वो पैसा मना ही नहीं करेगा, आने दो। तो आजकल ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी बदल गई। तो अब लोग तो ये नहीं जानना चाहते ना कि मुझे मोक्ष मिलेगा, कि मैं धर्म की प्राप्ति करूंगा, हाँ। ईश्वर की प्राप्ति करूँ। वो तो कहते हैं कि सीधी बात है, ये बताओ इतने करोड़ का काम कर रहा हूँ, इतना फायदा होगा कि नहीं होगा, तो मैं पैसे लगाऊं। हाँ। शाम दाम दंड भेद मैं कर चुका हूँ, जिसको जितने पैसे देने थे दे चुका हूँ, अब मुझे बताओ काम होगा कि नहीं होगा। तो एस्ट्रोलॉजी चेंज होती जा रही है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर अब आज की डेट में अगर आपको अचीव करने अपने लाइफ के जो टारगेट्स हैं, तो आपका जो पाप भाव है त्रिसढ़ाए 3, 6, 11 वो मजबूत होना ही चाहिए। और शायद इसलिए कहते हैं कि क्रूर ग्रह आपको ज्यादा जी। चीजों को दिला पाते हैं, वो चाहे शनि है, चाहे शनि राहु है, केतु है। कलयुग के देखिए राजा माने गए शनि, राहु, मंगल। 11th हाउस में अगर ये जा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जो इनकम्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, कोई छीन नहीं सकता। मतलब कहते हैं ना कि इसका कोई पैसा नहीं मार सकता। अब जिसकी कुंडली में उच्च का बृहस्पति बैठ गया 11वें भाव में, तो उसका तो नेचर ही होगा कि साधु वाला नेचर। काम कराने के बाद मन हो दे दो पैसे, नहीं तो आपने पैर छू लिए, इसी में वो बहुत खुश हो गया, ठीक है रहने दो। अब किसी का मेलेफिक राहु बैठा है या सैटर्न बैठा है, वो कहेगा पैर वैर छुओ चाहे मत छुओ, जितना कमिट हुआ था पहले उतना रखो, तब काम आगे होगा। हाँ। तो इसलिए देखिए व्यक्ति की आवश्यकताएं बदलती गई हैं। आवश्यकताओं के अनुसार जो कुंडली की रीडिंग है वो बदलती जाती है। देश काल पात्र, जैसे कि यहाँ पर अगर 7th हाउस एक्टिवेटेड हो जाए शादी के बाद किसी का, या कोई मेलेफिक हो, तो हम बोलते हैं कि डिवोर्स होने वाला है, ठीक है, या आपका तलाक होने वाला है। तो यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री में इस चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं कि आपकी लाइफ में कोई नया आने वाला है। My वो God। खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ एक कल्चर है कि 2 से 3 शादी होनी है। हाँ। यहाँ पर ये कल्चर नहीं है कि एक शादी के बाद अगर दूसरी शादी हो रही है तो मिसफॉर्चुनेट माना जाता है। यहाँ पे वहाँ पर फॉर्चुनेट माना जाता है। देश काल के हिसाब से चीजें निर्धारित सेट हो करनी रही पड़ती हैं। हैं। शायद इसलिए कहते हैं कि पेड़ के लिए तो शेर सबसे अच्छा होता है, जी। क्योंकि वो पत्ते खाता नहीं है। उसके लिए हिरन और जो पत्ते खाने वाले जीव हैं वो बुरे हैं। जी। पेड़ के लिए तो शेर ही रक्षक है। रक्षक है। अब क्योंकि हमने देश काल की बात कर ली है, 2025 तो बस खत्म ही होने वाला है। कहते हैं बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। तो अब मेरे जितने व्यूवर्स हैं वो 2026 कैसा रहेगा ये समझना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे। तो हम पर्सनल उनकी लाइफ पर आएं, उसके पहले भारतवर्ष की अगर हम बात करें, भारतवर्ष और वर्ष कुंडली, थोड़ा पहले आप इसको समझाइए, फिर क्या घटित होगा वो समझेंगे। देखिए, कुछ चीज़ों की प्रेडिक्शंस मंडेन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर इस टाइम बहुत सारे लोगों ने, जब 25 शुरू भी नहीं हुआ था, तो एक ही लाइन बोल रहे थे कि मंगल का साल है, दंगल होगा, ये हो जाएगा, रोड एक्सीडेंट हो जाएंगे, आग की दुर्घटनाएं हो जाएंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हमने देखा सब कुछ हुआ, लेकिन सब सामान्य तरीके से चल रहा है। ऐसा कोई अफरा तफरी नहीं मच गई है। जो सामान्य जीवन में घटित घटनाएं होती हैं, जो लगभग हर वर्ष होती है,
तो वो हो रही हैं। चलिए, आपने अब 2026 की बात की है, तो हम 2026 को लेके कुछ, मैं काफ़ी स्टडीज़ करके लाया हूँ, तो आपको कुछ प्रेडिक्शंस दे देता हूँ। हमने 2025 की भी दी थी, खैर वो जा चुका है। तो 2026 में जो मेजर मेजर मैं प्रेडिक्शन आपको देना चाहता हूँ, अर्थ क्यों आएगा, भयंकर भूकंप कई जगह, हज़ारों लोग मारे जा सकते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में भीषण लैंडस्लाइड या बाढ़ आने का संकेत है, ठीक है। कोई बड़ी ट्रेन दुर्घटना या हवाई दुर्घटना भी होने के चांसेस हैं, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, प्लेन क्रैश। कुछ देश हैं जहाँ पर टेररिस्ट अटैक होंगे, जैसे रशिया, आपका पाकिस्तान में कोई आत्मघाती हमला, इंडिया में भी फिर से वो चीज़ें हो सकती हैं, सीमा पर तनाव की स्थिति बढ़ सकती है, तो सावधान रहना चाहिए। एक और है कि बॉलीवुड है जो, वहाँ पर जो कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी डेथ हो सकती है, लाइक धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, ठीक है। ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनको थोड़ा सा जो चल रहा है समय ठीक नहीं चल रहा है। कुछ बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो, चाहे वो स्पोर्ट्स के हों और चाहे वो आपके आर्ट फील्ड में, बॉलीवुड या किसी भी तरह से हों, तो उनका तलाक होने की, डिवोर्स होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। कोई पूर्व प्रधानमंत्री जो भी हैं उनकी मृत्यु हो सकती है अगले वर्ष, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी जी भी काफ़ी, यहाँ पर उनकी कुंडली भी ठीक नहीं दिख रही है। कुछ जो धार्मिक आपके आयोजन होने हैं और जो आपके कुछ हैं वहाँ पर भगदड़, आगजनी या फिर एक मॉब के थ्रू कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। बड़ा कोई आंदोलन जो सरकार को परेशान कर दे, जैसे आपने किसान आंदोलन देखा था, और जहाँ से आम जनमानस भी प्रभावित हो, ऐसा होने की संभावना है। एक और चीज़, जंगलों में आग लग सकती है, कैलिफोर्निया के जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, और आपके ये उत्तराखंड के कुछ जंगलों में बड़े फायर इंसिडेंट हो सकते हैं। ये आपके 2026 में होंगे। ये मैंने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करके बनाया है और इसका डेटा भी मैं आपको दे दूंगा। ये एनालिसिस कहाँ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। व्यूअर्स एक बार एनालिसिस देख ले, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये रहा एनालिसिस, ये ब्लैंक है, कोई एनालिसिस नहीं है। अब मैं आपको डेटा पर लेके आता हूँ। जब हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम जब भी कोई रीजन दे, उस रीजन के पीछे लॉजिक होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी का फॉर्मूला यूज होना चाहिए। वो सही हो चाहे ना हो, लेकिन आपका फॉर्मूला सही होना चाहिए कि आपने जो रूल अप्लाई किया वो ठीक था। ये जितनी चीज़ें हैं मैंने बोली हैं, हर साल घटित होती हैं, चाहे 2024 हो, चाहे 2025 हो, चाहे 2026 हो। इसमें किसी एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने बोला कोई बड़ा बॉलीवुड सेलिब्रिटी मर सकता है, तो इतने सारे लोग 80-90s के एरिया में चल रहे हैं, जितेंद्र हो गए, धर्मेंद्र हो गए, हो सकते हैं। सही हो गया तो फिर मैं आ जाऊंगा। मैंने कोट किया था, कैलिफोर्निया के जंगलों में हर साल आग लगती है। जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, चाहे वो आपका कुंभ हो, चाहे कोई भी बड़ा आयोजन हो, वहाँ भगदड़ मस्ती को, कि मॉब है, जनता है, इतनी सारी जनता जब जाती है तो कई बार कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। तो सामान्य घटनाएं हैं। ट्रेन एक्सीडेंट होते रहते हैं। हाँ, ट्रेन एक्सीडेंट अब प्रैक्टिकली धीमे धीमे कम होने शुरू इसलिए हो गए कि हमारी साइंस एंड टेक बहुत अच्छी हो गई है, AI का यूज़ होने लगा है, तो वो पहले से ही बहुत सारी हमें चीज़ें पता चल जाती हैं, तो ट्रेन एक्सीडेंट कम होने लगे हैं। प्लेन क्रैश नॉर्मली देखो, आप अगर डेटा उठाओगे तो हर साल कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्री, 190 कंट्रीज, इतनी फ़्लाइटें चलती हैं, एक आध कहीं ना कुछ हो ही जाता है। तो यहाँ पर किसी एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। ये सिंपल आपको बोल देना है, और अगर आपका सही हो जाए तो आप एस्ट्रोलॉजर है, नहीं सही हो जाए तो फिर कौन पकड़ के कुछ करने वाला है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो हमारी एस्ट्रोलॉजी में इस टाइम दुविधा चल रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशंस नहीं है। ऐसे लोग जिनके पास ना कोई डिग्री है, ना कोई साइंटिफिक अप्रोच है, वो आके मनगढ़ंत कहानियाँ बता रहे हैं। कोई रेगुलेशन नहीं है। जैसे कि अंग्रेज़ों ने कुछ किया था कि जो अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, उल्टी सीधी चीज़ें फैलाएंगे, कुछ वो एक्ट है, लेकिन वो एक्ट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। तो जिसके मन में जो आ रहा है, जैसे झोला छाप डॉक्टर्स पे भी लगाम लगाई जाती है कि आप कंट्रोल करें, क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है। सबसे पहले तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से व्यक्ति के पास डिग्री होनी चाहिए। बिना एकेडमिक नॉलेज के आप एस्ट्रोलॉजर तो नहीं बन सकते। उसके बाद रिसर्च का पार्ट, मैं क्या कह रहा हूँ कि 2 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। आप जब कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो आपके पास या तो ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कहाँ से आएगा? आपको स्कूल, एकेडमिक चीज़ों से ही आएगा। आप महात्मा बुद्ध तो नहीं है, पेड़ के नीचे बैठेंगे और डाउनलोड हो जाएगा। बिल्कुल। आप एजुकेशन, या आप ध्यान ही होने चाहिए। फिर आपको वो वाली कैटेगरी आती है कि आपने ईश्वर को इतनी उपासना की। तो ये कई बार हमारे शास्त्रों में कि सारस्वत मंत्र से पूरे का पूरा ज्ञान डाउनलोडेड हो जाता है। जो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है वो उन्होंने कहीं से सीखा नहीं, वो ईश्वर से डाउनलोडेड है। पराशर अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, भृगु ऋषि बता रहे हैं, तो डाउनलोडेड ज्ञान है, उन्होंने अपने तप के बल से उसको पाया है। लेकिन जैसे ही वो आपको ज्ञान आ जाएगा तो आपको ये संसार मिथ्या लगने लगेगा, क्योंकि आप क्या हैं? मिट्टी का तन, मिट्टी का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय। मनुष्य इतना ही है बस।
तो वो आप जब उनके पास जाएंगे तो पहले तो सर्व सुलभ होंगे ही नहीं। जो सिद्ध है वो साध्य नहीं है, उसको आप साध नहीं सकते, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। कि आपने चरण वंदना कर दी, आपने उसे प्रलोभन दिया, वो आपके अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज बताने लगा, काम करने लगा। तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप ध्यानी हैं तो आप मिलेंगे नहीं यहाँ पर सांसारिक जीवन, मिलेंगे हिमालय की कंदराओं में। हाँ। और आपसे भी वो चाहेंगे कि जैसे मैंने तब करके पाया तो आप भी वो ईश्वर के साथ कनेक्ट होकर तब करके पाओ। वो ईश्वर का राह आपको बताएंगे। जो ज्ञानी होगा, जैसे मैं कोई ध्यानी नहीं हूँ, कोई मेरे ऊपर इंट्यूशन पावर नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर कोई कान में बालाजी या कृष्ण जी या कोई देवी माँ बता रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, एस्ट्रोलॉजी पे काम किया, फिक्स फार्मूलेस होते हैं उन पे, जैसे कि हर जगह होते हैं, तो उन फार्मूलेस को बेस बना के हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उनका रेशियो अच्छा जाता है। कई बार हमारी ही कैलकुलेशन में कई चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, तो कई बार जो प्रेडिक्शन है ऊपर नीचे हो जाती है, बट एस्ट्रोलॉजी हमेशा सही होती है। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों ने शोर मचा रखा है कि बहुत बारिश है, अतिवृष्टि है, ये है वो, लेकिन लॉजिक देने में सबको समस्या आ रही है। लेकिन आप जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी का वर्ड बोल रहे तो आप लॉजिक दीजिए। मैं लॉजिक देता हूँ, ये मार्च में ही आ गया था, पंचांगों में भी आ गया था। और जो एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि आपका मानसून कैसा जाएगा, इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है आर्द्रा प्रवेश कुंडली। सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है हर वर्ष 22 या 23 जून के आसपास, वहाँ से एक कुंडली बनती है। फिर वो अलग अलग डायरेक्शंस में पता चल जाता है कौन से डायरेक्शंस में ज़्यादा बारिश होनी है, नॉर्थ में, वेस्ट में, पूरी वहाँ पर नक्षत्र के हिसाब से आपकी जो देश है, जो पार्ट है, स्टेट है इंडिया के, वो आ जाते हैं, वहाँ से पता चल जाता है। तो मार्च में आ चुका था, इस बार अतिवृष्टि है, बहुत बारिश है, बाढ़ है, पंजाब और ये आपके जो स्टेट है बंगाल, यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये एक लॉजिक होता है देने का, ठीक है। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि ज्ञान और ध्यान, ज्ञानी को तो आप पा सकती हैं, आपने मुझे सहर्ष बुलाया, मैं अपना ज्ञान आपके साथ शेयर करने के लिए आगे। ध्यानी नहीं आते, क्योंकि ध्यानी के लिए ये सब मिथ्या है संसार। मैं इसमें ये समझना चाहती हूँ कि आपने कहा कि डॉक्टर्स के लिए तो रेगुलेशन है गवर्नमेंट का, लेकिन ज्योतिषियों के लिए नहीं है कोई रेगुलेशन। अगर ज्योतिषी कोई कोर्स करके भी मार्केट में आए तो वो जो दवा आपको दे रहे हैं फिर वो कहाँ से सिद्ध होगा? क्योंकि डॉक्टर्स तो जब कोई कोर्स करके आते हैं तो वो आपको लिख के देते हैं कि जी ये टेस्ट कराइए। अब वो टेस्ट अगेन साइंटिफिक है, वो जो दवाइयाँ लिख के देते हैं वो भी मार्केट में कहीं अवेलेबल होती है। अब आप अगर कहीं से ज्योतिष का कोर्स करके भी आए हैं, उसके बाद आप कौन सा रत्न दे रहे हैं, आप कौन सा दोहा, चौपाई, श्लोक दे रहे हैं, आप कितनी बार कहाँ दान करने को कह रहे हैं, फिर क्या इसका भी एक अलग सिलेबस बनाया जाएगा और उसी पर आधारित रेमेडीज लोग दे पाएंगे, दूसरा कुछ देना वर्जित है? देखिए, ज्योतिष कुछ ही जगह अच्छी सिखाई जा रही है इंडिया में। सबसे पहले तो मैं भारतीय विद्या भवन का नाम लेना चाहूँगा, जो आजकल के.एन. राव सर के सुपरविजन में 86-87 में शुरू हुई थी। वहाँ पर ज्योतिष की शुरुआत कोई क्रैश कोर्स नहीं होती। वहाँ जो ज्योतिष सीख रहे हैं ना, आज भी 17-18 साल हो गए सीख ही रहे, क्योंकि ज्योतिष, मैंने हमेशा कहा है, एक जन्म की विद्या ही नहीं, लगातार आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। तो वहाँ पर ज्योतिष का जो प्रारूप है, जो हम लोगों ने सीखा है और जो आपकी एक्चुअल ज्योतिष है, वो कर्म सिद्धांत से शुरू होती है। कर्म सिद्धांत के बाद होते हुए जो आपके पुरुषार्थ उसको एक्टिवेट करवाते हैं। पुरुषार्थ के बाद जो प्रार्थनाएं, सिंपल रेमेडीज़ जो ईश्वर को आपको कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर जब आप चार्ट, जैसे आपने कहा कि आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम देखना चाहते हैं, डॉक्टर टेस्ट करता है, तो एस्ट्रोलॉजी में वो टेस्ट ऑलरेडी हैं, उसको रीडिंग बोलते हैं। किसी को स्पाउस को लेके प्रॉब्लम है तो वहाँ पर फिर वो डिविजनल चार्ट का डेप्थ में एनालिसिस करेगा, उसका एक टेस्ट है, वो D30 चार्ट जो अरिस्ट के लिए देखते हैं, वहाँ पर एनालिसिस करेगा। D60 को भी ले सकता है, पराशर ने कहा कि हर इशू के लिए आप D60 ले सकते हैं। तो वो आपके एक तरीके के मेडिकल टेस्ट ही है कि वो करता जा रहा। फिर उसने फाइंड आउट किया कि ये आपके जो कर्म आए हैं, जैसे कि आपने जानते हैं संचित कर्म में के अलावा कुछ 3 तरह के कर्म होते हैं, फिक्स कर्मा, फ्लेक्सिबल कर्मा, सेमी फ्लेक्सिबल कर्मा। ये किस कैटेगरी में गए हैं? अगर ये कंडीशन कंटिन्यू हर चार्ट में ख़राब है, इट मीन्स कि ये फिक्स कर्मा है और आपको इस जीवन में उसका प्रायश्चित भोगना ही भोगना है। बस प्रभु का ध्यान करते रहिए तो इस दुख और इस कष्ट को भोगने की क्षमता आ जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजर यही बता देता है। कई बार जिनकी कुंडली में किड्स का ऑप्शन नहीं है, वो चाहे कोई भी प्रयास कर ले, नहीं होता। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बोल देगा कि सर ये फिक्स कर पाया आपके। हाँ। पहले तो प्रभु का ध्यान दीजिए, जो कोई बोलता नहीं है। और प्रायश्चित करने के लिए अच्छा एस्ट्रोलॉजर बोलेगा, अगर वो रिकमेंडेड है, अच्छी जगह से पढ़ा है, वो आपको बहलाएगा नहीं कि आप ये पहन लो, ये पहन लो, हाँ। वो कर दो। वो लगा फिक्स कर पाए, नोबडी कैन इसको हटा सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है। ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, शक्ति मिलेगी। और प्रायश्चित कीजिए, किसी अनाथ बच्चे को गोद लीजिए, उसका जीवन संवारिए जाके आप। डेस्टिनी ने आपके लिए यही लिखा है ऑप्शन। लेकिन ये अगर इतना साइंटिफिक है और सारे फॉर्मूले अगर इतने सेट हैं
तो हम क्यों ना फिर एआई की मदद ले लें, एआई ज्योतिषी हम बना दें। शायद मैं अंकित जी आपको बता रही हूँ, मैं अपने व्यूवर्स को भी फर्स्ट टाइम बता रही हूँ कि हम शायद बहुत जल्द इसके ऊपर एक पॉडकास्ट करने भी वाले हैं, क्योंकि इंडिया में अब एक ऐसा नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है जहाँ पर ये सारे फॉर्मूले जो आप बता रहे हैं वो एआई में फीड किया जाएगा। और अभी जैसे हम अंकित जी के पास जा रहे हैं, फिर उनका कहना है आप वैसे एआई से पूछ लीजिए। और एआई तो अपने आप को हमेशा डेवलप करता रहता है, सुधार उसमें होता रहता है। फिर मुझे अंकित अग्निहोत्री जी की क्या ज़रूरत है, अगर जो फॉर्मूला आपके पास है, आपने सीखा है भारतीय विद्या भवन जाके, वही भारतीय विद्या भवन का सारा डेटा लेके मैं एआई में फीड कर दूं और आपकी जगह उससे पूछूं। बिल्कुल ठीक कह रही। एआई जो मैथमेटिकल पार्ट है वो ठीक कर सकता है, ठीक है, जैसे डिविजनल चार्ट बनाना, दशाओं का कैलकुलेशन करना। लेकिन एआई के पास एक चीज़ नहीं होगी, वो है आपके इमोशंस। यहाँ की फीलिंग हमेशा आपको फील होगी। दूसरा, एआई फिक्स रूल पे काम करता है और एस्ट्रोलॉजी में बहुत फिक्स रूल काम करते नहीं है। यहाँ पर जैसे कि मंगल है, अब किसी का 7th हाउस से मंगल बैठा है तो एआई भी आपने डाल दिया कि मंगल का इम्पैक्ट है कि 7th हाउस है, ये मांगलिक है, मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी, लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जब एक एस्ट्रोलॉजर देखता है तो उसी मंगल की पोजीशन चेक करता है, अलग अलग डिविजनल चार्ट में, अलग अलग नक्षत्र में, अलग अलग तरीके से उसको प्रिडिक्ट करता है। जैसे आपका मंगल सिर्फ आपका मंगल है, वो आपके लिए यूनिक है, मेरा मंगल मेरे लिए यूनिक है। तो अभी दिक्कत क्या हो रही है कि सारा जो मार्केट में एआई बेस्ड कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। मंगल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अग्रेशन, गुस्सा, लाइफ पार्टनर गुस्से वाला मिलेगा। हजारों कुंडलियाँ पड़ी हैं जिनकी कुंडली में 7th हाउस से मंगल है, लाइफ पार्टनर इतना सॉफ्ट स्पोकन है, इतनी अच्छी मैरिड लाइफ चल रही है। तो ये चीज़ें हमें ज्ञान से ही आएंगी। एआई आपका मैथमेटिकल पार्ट में मान लेता हूँ, ठीक है, और काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कोई यूज़ भी नहीं करता हाथ से बनाना आज की डेट में, हम जैसे कुछ बेवकूफ़ों को छोड़ के, क्योंकि उसमें टाइम लगता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में फिक्स फार्मूलेस आप जब डालेंगे तो वहाँ पर वो फिक्स फार्मूलेस को कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाएगा आपके ऑरा के साथ, आपकी एनर्जी के साथ। एस्ट्रोलॉजर जब आप जाते हैं तो वो प्रारब्ध उस दिन वो तय करता है कि आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिलना है, ख़राब एस्ट्रोलॉजर को मिलना है, ये भी प्रारब्ध तय करता है कि यहाँ से जो समय चल रहा है या आपका सुधरना है कि बिगड़ना है। गलत के पास जाएंगे उलझाएगा। हाँ। देखिए, और आजकल एस्ट्रोलॉजी का कोई मतलब नहीं रह गया। एस्ट्रोलॉजी कन्वर्ट हो गई रेमेडी पे। ये लंबी पूजा, ये जेम्स, ये टोटका, ये उपाय, ये कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने कहा है कि एस्ट्रोलॉजी की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कर्म को पहचानना कि व्यक्ति के कर्म कैसे हैं, वो उसको उसके चार्ट से दिख जाते हैं। किसी इवेंट को लेके वो पूछना चाह रहा है तो आप देखिए कि ये हो, अगर फ्लेक्सिबल कर्म है, मान लो डिविजनल चार्ट में प्रॉब्लम है किड्स को लेके, नवमांशा में भी प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन D7 चार्ट में जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिल रही, 5th हाउस 5th लॉर्ड अच्छी कंडीशन में दिख रहे हैं, फिर हम बोल सकते हैं कि फ्लेक्सिबल कर्म है। कुछ आपने काम किए थे जिसकी वजह से डिले है और बहुत कष्ट और मुसीबत से आपको मिलेगा। इसके लिए आपको जो पुरुषार्थ और प्रार्थना है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मिल जाएगा। क्योंकि आपने डॉक्टर का उदाहरण दिया, इसलिए मैं ये समझना चाहती हूँ कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर किसी की ये मंशा होती है कि डॉक्टर सिर्फ हमें हमारा रोग ना बताए कि जी तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम है, तुम्हें जोड़ों में दर्द रहेगा, तुम्हें माइग्रेन है। हम ये भी चाहते हैं कि वो हमें इसका इलाज दे, तभी डॉक्टर के पास जाने का कोई फ़ायदा है। बात है। ऐसे ही हम सब ये चाहते हैं कि हम जब किसी ज्योतिषी के पास जाएं तो वो हमें सिर्फ ये ना बताए कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहेगा, तुम्हारा जो पहले से प्रारब्ध है वो लिखा जा चुका है कि तुम गरीब रहोगे। हम ये चाहते हैं कि वो हमें उसकी दवाई दे, जो कि रेमेडी होती है ज्योतिष में। बिल्कुल ठीक। तो मंशा तो यही है ज्योतिषी के पास मंशा जाने बिल्कुल की। ठीक है। अब डॉक्टर की आप बात कर रही हैं तो डॉक्टर भी कुछ ही बीमारियों के लिए आपको इलाज देता है। कई बार आपने डॉक्टर को सुना होगा, अब दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है, आप इनको घर ले जाओ। तो एस्ट्रोलॉजर भी कुछ कर्मास को ही लेके बोलता है कि इसमें आपको कुछ नहीं हो सकता, नॉर्मल रेमेडीज हैं, आप उनको कीजिए। जो आप ऐसा बोलते हैं? हाँ, मैं जो फिक्स कर्म है उसके लिए तो बोलता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर बैठा इंसान तो कोई नहीं काट सकता, लेकिन प्रभु की माया अपने आप में बहुत बड़ी है और मिरेकल्स होते हैं। तो आप प्रार्थना कीजिए, शायद वहाँ से कुछ हो सच्चे मन से। अच्छा, मैं आपके यहाँ पर चैनल पे बार बार बोला कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, लोगों ने किया, बहुत इम्पैक्ट आया। लॉजिकल रीजन मैं दे देता हूँ क्यों करना चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। और इसको करने से क्या होता है कि आपके 9 के 9 जो ग्रह हैं वो एकदम अलाइनमेंट में आ जाते हैं। कारण विष्णु के जितने नव अवतार हुए हैं वो किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका राम का अवतार सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, कृष्ण का अवतार आपका
चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, नरसिंह अवतार आपका मंगल को रिप्रेजेंट करता है, गौतम बुद्ध का अवतार बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, वामन अवतार जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, परशुराम अवतार वीनस को रिप्रेजेंट करता है, कूर्मा अवतार शनि को, वराह अवतार राहु को, मत्स्य अवतार केतु को। जब आपने इतने हजार नाम पढ़ लिए तो फिर इधर क्यों भाग रहे हो? वही बात है ना कि मन में हमारे कस्तूरी है, हम भाग रहे हैं इधर उधर। तो देखो, अगर मांगना ही है तो ईश्वर से मांगो, मेरा बस ये कहना है। ईश्वर सच्ची शक्ति और भावना के साथ मांगो। मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं कि साहब काम, कुछ बोलते हैं काम हुए भी हमारे, कुछ बोलते हैं साहब काम तो कोई नहीं हुआ, लेकिन बड़ी गजब की पॉजिटिव एनर्जी है। अब हमें डर नहीं लगता, अब हमें लगता है जो सिचुएशन हम फेस कर लेंगे हम निकल जाएंगे इससे। तो बड़ा एक पॉजिटिव हो रहा हो गया। और उसमें क्या खर्च हो रहा है? आपका कुछ नहीं खर्च हो रहा है। लेकिन कई बार वही चीज़ है कि जो नॉर्मल डॉक्टर बोलते हैं आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप उसको बोलोगे ये कम पढ़ा लिखा है, बेकार है। वही डॉक्टर आपको 10 टेस्ट लिख दे, MRI, CT स्कैन और 10 ब्लड टेस्ट, उसके बाद बोल दे नहीं नहीं आपका सब ठीक है, ओके है, तो आप बोलोगे ये ज़्यादा काबिल है क्योंकि उसने टेस्ट लिखे थे। एस्ट्रोलॉजर भी बहुत सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम जान जाते हैं, लेकिन अब ये उनका प्रारब्ध है कि वो किसको क्या करना चाहते हैं। लेकिन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको उसके कर्म के साथ जोड़ना जो उसको दिख रहा है, और उसको ईश्वर के साथ कनेक्ट करके उसके प्रारब्ध में अब उसको छोड़ देना। रेमेडी हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। अब संतान के लिए रेमेडीज़ हैं, आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आप भगवान कृष्ण की आराधना कीजिए। शादी नहीं हो रही है तो आप माँ देवी कात्यायनी के मंत्र का वो कीजिए, रेमेडी आएंगी। लेकिन रेमेडी, मैं उन सारी रेमेडी के खिलाफ हूँ जो बिना पुरुषार्थ के कमाई जा रही हैं। शादी नहीं हो रही, एक काम करो कि एक ये नग पहन लो बाज़ार से जाके खरीद के, आपने उसको कमाया नहीं है। जब तक आप कर्म से कुछ कमाते नहीं हो उसका आपकी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं आता। तो रेमेडीज़ हैं एस्ट्रोलॉजी में, मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं ग्रहों के। मैं तो कहता हूँ जितने लोगों की कोई महादशा चल रही है, एक माला उस ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए, और जिसकी अंतरदशा चल रही है एक माला उस ग्रह की अंतरदशा का बीज मंत्र करें। अपने आप में सारी रेमेडीज हो जाएंगी, सारे कष्ट हट जाएंगे, वो जितना नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है सब खत्म हो जाएगा। लेकिन समस्या बस यही कि हमारे पास समय नहीं, लेकिन चाहिए हमको बहुत कुछ, और चाहिए और ना चाहिए कि इस खेल में और हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। हाँ। कि आपके पास समय नहीं है तो आप एक काम करो, 51,000 रुपये मुझे दो, और वही बड़ा आजकल तो ऑनलाइन संकल्प चल रहा है। आप लीजिए अपने हाथ में गंगा जल, वो भी अपने हाथ में, तो ना ऑरा कनेक्ट हो रहा है, ना एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं। मैंने कहा ना कि हम सब एक आध्यात्मिक आत्माएं हैं जो मानव शरीर में अलग अलग रूप में विचरण कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं। तो उस काम को करते टाइम कई बार अच्छे कर्म और बुरे कर्म हमसे हो जाते हैं शरीर छोड़ने के बाद, लेकिन आपकी आत्मा वही यूनिक है, वो कंटिन्यू उन कर्मों को फॉलो कर रही है। इसी कारण आप देखती हैं ना, कई बच्चे जन्मजात बीमारी लेके पैदा होते हैं, या 7-8 साल में उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है, सीरियस बीमारी होती है, तो हम कहते हैं कि इतने छोटे बच्चे को क्यों सज़ा मिल रही है। तो हमें भगवत गीता को फॉलो करना चाहिए कि ये आध्यात्मिक आत्मा थी, और यहाँ पर जब ये नए शरीर में आई है तो अपने कुछ पुराने कर्मों को लेकर आई है जो भोग नहीं है। इसको ईश्वर साधना से, कुछ ईश्वर की भक्ति से, मंत्रों की सहायता से ये रेमेडी, ये चीज़ें कम हो सकती हैं। तो रेमेडी हर चीज़ में है। तो इस हिसाब से तो क्योंकि 2026 के साथ हमने शुरुआत की थी, तो मेरे वो व्यूअर्स जो ये जानना चाहते हैं कि उनका 2026 कैसा होगा, वो सारा वेस्ट है, वर्ष कुंडली उनकी है जो वो वेस्ट है, वो काम नहीं करेगी फिर? नहीं, वर्ष कुंडली आपने जो बोली है ये वर्ष कुंडली वैदिक कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि जो आपका जन्मदिन होता है, ठीक है, उस सूर्य के ऊपर से, यानी जन्मकालीन के सूर्य के ऊपर से उस वर्ष का सूर्य जब उतने ही डिग्री उतने मिनट पे ट्रांजिट करता है तो आपकी वर्ष कुंडली बनती है। वर्ष कुंडली आपके इस जन्म दिवस से अगले जन्म दिवस के बीच की होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि आप अपनी घटनाओं का माइक्रो एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पर जो दशाएं होती हैं वैसी दशाएं नहीं है कि अभी तो आपकी जी शनि की दशा चल रही है 17 साल की, या अभी इसकी अंतरदशा चल रही है 2.5 साल ये रहेगा। यहाँ पर जो दशाएं आती है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आती हैं, 1 महीना, 30 दिन, 25 दिन, ये दशाएं होती हैं। मुद्दा दशाएं, पात्यायनी दशाएं, योगिनी दशाएं। तो यहाँ से आप 15 दिन का, 20 दिन का प्रेडिक्शन ले सकते हैं। मुंथा एक टर्म यूज़ होता है, मुंथा की स्थिति क्या है चार्ट पे, उससे आप जान सकते हैं कि ये वर्ष कैसा रहने वाला है, कौन से इवेंट्स ज़्यादा रहेंगे। वर्षेश एक टर्म यूज़ होता है, वर्षेश की क्या कंडीशन है जो कुंडली में बना है। कुछ अच्छे ताजिक योग होते हैं, इत्तिशाल होना, अगर कोई बढ़िया इत्तिशाल हो रहा है आपका तो बड़ी अच्छी बात है, इस साल अच्छे इवेंट होंगे। ऐसे ही बहुत सारे नेगेटिव भी होते हैं, इसराफ, ऐसे कॉम्बिनेशन जो आपके ख़राब कॉम्बिनेशन को भी दर्शाते हैं। मेडिकल इश्यूज आना है कि नहीं आना है। जैसे इंदिरा गांधी का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। 1979 टू 1980 की बीच की जो वर्ष कुंडली है, उठा के सभी लोग देख लें। उस वर्ष कुंडली में उस टाइम वो सत्ता में नहीं थी,
वो नवंबर में बनी 1979 में, जनवरी में उन्होंने शपथ लिए। वो वर्ष कुंडली ने प्रॉमिस कर दिया था कि ये इस वर्ष 2 मेजर घटनाएं इनके साथ होंगी। चौथे भाव में मुंथा गया था, जनता का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, वापस आएंगी सत्ता में, लोकतंत्र में बहाली होगी। लेकिन एक ऐसा अपयश भी इनके साथ जुड़ जाएगा जो जीवन भर इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। और उसी कुंडली में ये भी दिख रहा था कि जो ये वर्ष कुंडली है, पुत्र को लेकर कष्ट आएगा और अपयश जुड़ेगा। तो उसी वर्ष वो जनवरी में शपथ भी लेती हैं। जून में संजय गांधी की प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है, जिसको आज तक बहुत सारे लोग बोलते हैं जो अपयश जुड़ गया उनके साथ कि इंदिरा गांधी ने कराया था। तो ऐसे आपकी वर्ष कुंडली में जो इवेंट्स हैं वो आ जाते हैं। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन पे अपने लिए एक वर्ष कुंडली जरूर देखनी चाहिए, बनानी चाहिए, जिससे कि वो एक प्रोफॉर्मा तैयार कर सके कि इस वर्ष क्या मेरी एनर्जी किस डायरेक्शन में ज़्यादा लगनी चाहिए, और प्रिवेंटिव इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके उनके जो नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आप बढ़ा सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट आप कम कर सकते हैं उन चीज़ों को यूज़ करके। तो इंदिरा गांधी की तो वर्ष कुंडली का आपने जिक्र कर दिया, और क्योंकि आप सारे नेताओं की और बड़े बड़े लोगों की कुंडली देखते रहते हैं, तो आई एम श्योर आपने वर्ष कुंडली फिर योगी आदित्यनाथ जी की भी ज़रूर देखी होगी जी। और मोदी जी तो ये सितंबर में ही 75 के पूरे हो जाएंगे, और 75 का पूरा होने का मतलब रिटायरमेंट उनको ले लेना चाहिए उनके अपने सिद्धांतों के हिसाब से। तो उनकी वर्ष कुंडली भी क्या इस ओर इशारा कर रही है? योगी आदित्यनाथ जी की तो हालांकि जून में उनका जन्मदिन रहता है, तो तब आपने पढ़ लिया होगा जून में। हाँ, मैं योगी आदित्यनाथ जी से शुरू कर देता हूँ। पहले तो हम एकदम कहीं पर भी अपनी जो प्रेडिक्शन उसको चेंज नहीं करेंगे। 2027 मिड में योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, और उसी टाइम ड्यूरेशन में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है जा रहा होगा, और ग्रेसफुल रिटायरमेंट में बोला है जो राष्ट्रपति की ओर इंगित करता है। उसी टाइम इलेक्शंस भी हैं, वो होने हैं। वर्ष कुंडली का एनालिसिस करें तो योगी जी को इस वर्ष जो वर्ष कुंडली यानी इस 5 जून से जो शुरू हुई है और अगले 5 जून तक जो रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष कुंडली का एक प्रॉमिस दिखता है कि हो सकता है कि उनकी जो दिल्ली आगमन है वो यहाँ हो जाए और किसी बड़े कैबिनेट पद पे उनको बैठाया जाए, जैसे रक्षा मंत्री या इस तरीके के बड़े पद पे। तो यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहा हूँ मैं यूपी में, कि जो 2027 में यूपी में इलेक्शन होना है, हाँ। वो हो सकता है कि उससे पहले योगी जी दिल्ली में किसी बड़े कैबिनेट मिनिस्टर पर पद पर आ जाएं, और ये इनकी इस वर्ष कुंडली का प्रॉमिस है जो उनको मूवमेंट दिखा रही है। मैं चाहती हूँ आप फिर से रिपीट करें। 5 जून को उनका बर्थडे होता है, तो आपने 5 जून 2025 को उनकी वर्ष कुंडली देखी है, जो इस ओर इशारा कर रही है कि 5 जून 2026 तक योगी आदित्यनाथ जी केंद्र में रहेंगे। नहीं, 5 जून 2025 से जून 2026 के बीच में टाइम शुरू हो चुका है। हाँ। कभी भी योगी जी दिल्ली आ सकते हैं, और किसी बड़े कैबिनेट पोस्ट, खासकर मुझे जो उनका जो दिखा है वो मंगल का इम्पैक्ट ज़्यादा दिखा है, रक्षा मंत्री जैसी पोस्ट को वो ले सकते हैं। अब ये देखना है कि इवेंट कब होना है, टाइम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और ये शायद हो सकता है कि अगर प्रैक्टिकल अप्रोच देखें, ये तो मैं कुंडली की बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल अप्रोच कि अगर हम देखें तो मे भी बड़ी पोजीशन से पहले कुछ लोग चाह रहे हो कि कुछ 1-2 साल अनुभव ले। तो ये फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या करेंगे? उनकी कुंडली भी फिर आपसे दिखवानी पड़ेगी मुझे। उनकी कुंडली देखनी पड़ेगी, तो मैंने भी उन पे काम नहीं किया है, तो बिना कुंडली देखे मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करता, क्योंकि मेरे पास ना कोई इंट्यूशन है, ना मेरे पास काली माँ या कृष्णी का हमें बता रहे। मैं सिंपल सा जो कैलकुलेशन है वो करता हूँ। मैंने अभी कैलकुलेशन नहीं की, अगले पॉडकास्ट में आएंगे तो हम जरूर डिस्कशन करेंगे। ये वो मुझे भी तो लग रहा है शायद 75 वर्ष के हो रहे हैं राजनाथ सिंह जी, पता नहीं एज नहीं। चलिए ठीक है। अब मैं अभी सर्च कर लेती हूँ हाथ कंगन को आरसी क्या। मैंने बस थोड़ा सा ही आपको बताया कि मुझे भी लग रहा है वो 75 के कंप्लीट हो रहे हैं। हाँ, 51 बॉर्न है। हाँ, बस आ रहे हो सॉल उड़ाने वाले प्रोसेस में। हाँ, तो डिटेल्ड में हम जब चार्ट पढ़ेंगे, लेकिन सॉल उड़ाने वाला प्रोसेस उनके साथ शुरू हो जाएगा। हाँ, ओहो, तो मतलब ये रक्षा क्षेत्र में तो बहुत उथल पुथल हो गया। पाकिस्तान के साथ युद्ध भी कभी भी छिड़ सकता है, और आपने तो अभी प्रेडिक्शन में भी बता दिया कि ये तो होता ही रहता है, तो ये तो आप हर साल पहली भविष्यवाणी कर सकते हैं। देखिए, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, मैं उसका रीजन देता हूँ। हवा में बात नहीं करनी, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, रीजन देता हूँ। अब हम जैसे व्यक्ति की कुंडली वर्ष कुंडली बनाते हैं, वैसे ही आपकी देश की भी वर्ष कुंडली बनती है। इस बार जो भारत की वर्ष कुंडली बनी 15 अगस्त को बनी 2025, जो 15 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2026 तक रहेगी। यहाँ पर सबसे पहले एक जो टर्म होता है द्विजन्म लग्न का आना। जब भी कुंडली में द्विजन्म लग्न आता, चाहे व्यक्ति का हो चाहे देश का हो, वो अच्छा नहीं माना जाता। उस वर्ष जीवन में कठिन समस्याएं आती हैं, संघर्ष आता है, परेशानियाँ आती हैं, तो ये द्विजन्म लग्न का आना अच्छा इंडिकेशन नहीं है। मुंथा इन 7th हाउस, मुंथा अगर 7th हाउस में गया तो अशुभ माना गया है। वर्षेश मंगल हैं जो वीक है,
तो ये कहीं ना कहीं युद्ध, परेशानी, वॉर और कहीं ना कहीं आंतरिक स्तर पर भी थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं भारतवर्ष में, जो इस टाइम ड्यूरेशन में होंगी। भारत की मंगल की दशा भी चल रही है। उधर हम पाकिस्तान की भी कुंडली का एनालिसिस कर चुके हैं, वहाँ पर भी विघटनकारी दशाएं चली रही हैं। अब वो खुद ही बोल रहे हैं अब तो आसिम मुनीर कि हम तो ट्रक है, हमें टकराने से कोई दिक्कत नहीं है, भारत मर्सिडीज कार, वो सोच ले, यानी वो मेंटली तैयार बैठे कि हमारा क्या ही बिगाड़ोगे आप, हम आपका बिगाड़ लेंगे बहुत कुछ। हाँ। तो वहाँ पर भी आप देखिए तख्ता पलट, मैंने बोला था और बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आसिम मुनीर अमेरिका की मदद से वहाँ पर तख्ता पलट करेंगे, क्योंकि जो चचा ट्रंप हैं बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, वो अनाप शनाप जो काम कर रहे हैं करते रहेंगे और इंडिया के लिए वो हार्मफुल हैं, नुकसान कर ही रहे, करते रहेंगे। इंडिया के मैंने कहा था कि वो पूरे विश्व को परेशानी में ला देंगे, तो वो कभी इजराइल के साथ खड़े हो जाएंगे कि आप ईरान पर अटैक कर दो, मैं खड़ा हूँ, तो उनको रोका जा रहा है। लेकिन किसी भी तरीके से रोटते पीटते वो अपने 4 साल पूरे कर लेंगे। ये जो 4 साल इनके रहेंगे पूरे देश को, दुनिया को तबाह करके रखेंगे और इनके खिलाफ महाभियोग भी आएगा, लेकिन मैं अपने ये टेन्योर पूरा कर लेंगे, कोई इनको वैसी दिक्कत नहीं है। समस्या ये आएगी कि आंतरिक स्तर पर ट्रंप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। उनके देश में मैंने कहा है कि विघटन की स्थितियाँ आएंगी। लोग अभी भी बहुत अशांति कर रहे हैं, वहाँ पर विद्रोह कर रहे हैं, बहुत वहाँ पर अलग अलग स्टेट में चल रहा है जो उनकी पॉलिसीज़ के फेवर में नहीं है। लेकिन ट्रंप इन सारी चीज़ों को ओवरकम करके जब तक अपना नाम काले अक्षरों में नहीं लिखवा लेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंटशिप में, तब तक वो रुकेंगे नहीं, वो 4 साल पूरे कर लेंगे। मेरा तो अमेरिका का वीज़ा भी नहीं लग सकता, क्योंकि मैंने ट्रंप के लिए इतना बोल रखा है। मेरी सोशल वीडियो जाके देखेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे। तो जब तक ट्रंप है मैं भी यूएस नहीं जा सकता। मैंने अभी हाल ही में जीडी बख्शी साहब का पॉडकास्ट किया, मेजर जनरल जीडी बख्शी, और उनको मैंने नाम लेके आपका पूछा कि हमने पॉडकास्ट किया था अंकित अग्निहोत्री जी का, तो उन्होंने कहा है कि भाई महाभियोग चल सकता है ट्रंप के ऊपर। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो, क्योंकि ट्रंप की हरकतें ऐसी रहती हैं तो कोई भी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता है। तो ऑल्दो वो ज्योतिषी नहीं है, पर क्योंकि ट्रंप की हरकतें ऐसी हैं, उन्होंने आपकी बात पर मुहर लगाई कि अमेरिका टुकड़ों में भी बट सकता है, जो स्थिति वहाँ की है आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से। और सेम विद ट्रंप की भाई वो जितना सिरफिरा है तो कुछ भी हो सकता है, महाभियोग लग सकता है। ये देखिए, मैंने ये जो प्रेडिक्शन दी थी, मुझे याद है मैंने मई 2023 या 24 में दी थी कि प्रेसिडेंट तो बन जाएंगे। उसके बाद मैंने अगली लाइन बहुत वैसे कही थी, बनने के बाद असली खेल शुरू होगा जब ये परेशान करेंगे, इनका सूर्य बहुत पीड़ित है। हाँ। अब अमेरिका एक तरीके से दुनिया का बॉस है, आप माने चाहे ना माने, उसकी पॉलिसीज़ पूरे वर्ल्ड पे आपके इम्पैक्ट डालेंगी। तो ये इम्पैक्ट ट्रंप का भी पूरे भारत पर आ रहा है। तो भारत में पाकिस्तान पर वापस आते हैं, वो अपनी ऐसी किसी हरकत से बाज नहीं आना है, और जो यहाँ पर जो चीज़ें होनी है वो होंगी। युद्ध जैसी स्थिति, आतंकवादी हमला, ये चार्ट में दिख रहा है। इसका मैं रीजन बता रहा हूँ। 7वें भाव में मुंथा गया है। मुंथा गुप्त शत्रु, आक्रमण, विदेशी आक्रमण, युद्ध जैसी स्थिति को दिखाता है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में अशांति, गृह युद्ध, इन चीज़ों को दिखाता है। तो ये वर्ष कुंडली में एक यहाँ पर आया हुआ है कि ये ऐसा होगा। और वैसे दशा भी भारत की मंगल की चल रही, मंगल सेना, आर्मी, कमांडर, इनका जो प्रभाव है वो ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाता है। ये एक रीजन है लॉजिकल, जिसकी वजह से मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ होगी। अब क्या हम इसके थ्रू या बाकी जितनी ज्योतिषीय घटनाएं हैं, जैसे बृहस्पति का अतिचारी होना, और मैं तो सुना है वो शायद 2032 तक अतिचारी रहने वाले हैं बृहस्पति, तो उनका भी क्या हमारे जीवन पर असर पड़ता है? मेरे जीवन पे पड़ेगा क्या असर उनका? देखिए, इस साल जो 2 मेजर ट्रांजैक्शंस होने, बाकी तो देखिए होते रहते हैं। मैं क्षमा कीजिएगा, मैं कहीं पर सुन रहा था, मैं रुक गया 2 मिनट उस रील को सुनते हुए। वो मोहतरमा बोल रही थी इस महीने बड़ा बड़ा बदलाव होने वाला है। सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं, बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं, मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मुझे लगा कुछ नया होगा, फिर मैंने 2 सेकंड सोचा कि इसमें नया क्या है। सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, बुध हर 28 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं, मंगल 45 दिन में कर देते हैं। सामान्य घटना है। आप क्या चाहती हैं कि वो राशि परिवर्तन ना हो, दिन रात या जो ऋतु परिवर्तन है वो ना हो? राशि परिवर्तन सामान्य घटना है। जो आपका ऐसा राशि परिवर्तन होता है जो रेयर होता है, जिसमें टाइम लगता है, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है। शनि 2.5 साल। अब 2.5 साल किसी हाउस से बैठा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा या अच्छा करेगा। जुपिटर 1 साल बैठा है कहीं पर, कुछ ना कुछ तो करेगा। राहु केतु 1.5 ईयर। तो ट्रांजेक्शन्स में इन बड़े प्लैनेट्स को लेना चाहिए। जो 45 दिन, सूर्य संक्रांति हम हर महीने मनाते हैं, जैसे सूर्य 14-15 तारीख के आसपास जाता है,
हम मनाते हैं, वो सामान्य घटनाएं। तो इसको लेकर ऐसा बहुत ज़्यादा हर महीने ट्रांजिट से नहीं परेशान होना चाहिए। इस वर्ष जो 2 घटनाएं होनी है, बृहस्पति ट्रेसपासर अतिचारी है, तो इस बार जैसे कि एक राशि में 12 महीने रहते हैं, इस बार अभी ये मिथुन राशि में चल रहे हैं। 19 अक्टूबर के आसपास ये कर्क राशि उच्च की राशि में आ जाएंगे एक्सॉल्टेड होके। 19 अक्टूबर टू 5 दिसंबर तक ये कर्क राशि में रहेंगे। इस टाइम ड्यूरेशन में जिनकी कुंडली में जुपिटर यानी अच्छी स्थिति में है, जिनकी दशा अंतरदशा भी चल रही है और प्लेसमेंट भी, लॉर्डशिप भी ठीक है, चूँकि उच्च की राशि में जा रहे हैं, तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कुछ रुके हुए काम जो काफ़ी टाइम से होते नहीं कि एंड मूवमेंट पे होते हैं, साइन नहीं हो रही फाइल, जॉब में इंटरव्यू हो गया, लेटर नहीं आ रहा, तो वो एक झटके में काम करा के निकल जाएंगे। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आएंगे, यानी आपका मुझे लगा 45-50 दिन, 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। तो ऐसे जितने लोग जिनकी कुंडली में बृहस्पति की दशा अंतर प्रत्यंतर दशा का कॉम्बिनेशन है, और मैं कहूँगा ओवरऑल अपनी राशि में जा रहे हैं, उच्च के होके जा रहे हैं, जहाँ पर भी जाएंगे भला ही करेंगे। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है सभी के लिए मैं बोलूँगा कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिव ही आना चाहिए सभी को इम्पैक्ट। कोई आप नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो गुरु की इस टाइम ड्यूरेशन में अच्छा कर सकते हैं। एक शनि का जो रेट्रोग्रेड चल रहे हैं वो 28 नवंबर के आसपास मार्गी हो जाएंगे। तो जैसे 13 जुलाई के आसपास रेट्रोग्रेड हुए थे, जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो जब ये रेट्रोग्रेड हुए तो जब प्लानेट रेट्रोग्रेड हो जाता है तो कई बार हमारे प्लान जो काम चल रहे होते हैं अचानक रुक जाते हैं, वो भी ब्रेक हो जाते हैं। अब वो जितने प्रश्न शास्त्र में भी एक आ गया, जैसे आप किसी से कोई प्रश्न पूछने गए, उस टाइम कोई प्लानेट रेट्रोग्रेड है, आपने पूछा कि मेरे हस्बैंड बाहर गए, वो कब तक वापस आएंगे, तो उसमें देखा जाएगा अगर कोई प्लानेट उस टाइम रेट्रोग्रेड है तो बोला जाएगा जैसे ही ये मार्गी होगा वो वापस आ जाएंगे। तो ऐसे ही जितने लोगों के अधूरे काम हैं, जो प्रोजेक्ट हैं जो एकदम रुके हुए थे, तो यहाँ मार्गी होने पर उनके लिए भी बेनिफिट होगा। तो ये शुभ ट्रांजिट है, शनि की पोजीशंस ठीक होगी। काफ़ी टाइम से जो परेशान है, जो अपना प्रमोशन इनका होल्ड हो रखा है, जिनकी पोजीशंस अपग्रेड होनी है, जिनको नई जॉब की तलाश है, एक बार मार्गी होने के बाद फिर उनके लिए भी वो अच्छा करना शुरू कर देंगे। बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है जो अतिचारी होके, तो वहाँ टाइम ड्यूरेशन में एजुकेशन रिलेटेड काम, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड काम, या जितना भी कंसल्टेंसी एडवाइजरी वर्ड से लोग जुड़े हुए हैं जिनका काम, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर होगा, अच्छा होगा। क्योंकि जुपिटर क्या है आपका? एडवाइज़र, सलाहकार, मंत्री। जो सारे काम ज्ञान से होते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल से होते हैं, जहाँ पर आपका ज्ञान ही आपका प्रोडक्ट है, ऐसे लोग उस टाइम ड्यूरेशन में पक्का कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, उनके जीवन में अपग्रेड होंगे।